नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश पीएन शर्मा सर, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ प्रारब्ध.in। बहुत आजकल सर की वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं और डीपर इनसाइट्स के साथ। देखिए क्या होता है, अवेयरनेस की कुछ एक लेवल्स होती हैं। पहले आप सरफेस स्क्रैच करते हैं, फिर आप सेकंड लेयर पर जाते हैं। सर आजकल एकदम हिट ऑन अंदर अंदर की न्यूज निकाल कर ला रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है ऑन द वक्फ प्रॉपर्टीज। आई एम श्योर ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे, हमारी साइड के लोग खुश हो रहे होंगे, दूसरी लेयर साइड के लोग थोड़े दुखी हो रहे होंगे। सर, ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, तो ये इसलिए वो बहुत करंट इशू नहीं। दरअसल यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, इन चार शब्दों को मिला के एक्ट बना। और वो एक्ट जिसको कि इस गवर्नमेंट ने पास किया और पास करने के बाद उसको थ्रो कर दिया। स्टेट इसको लागू कर रहे हैं, बारी बारी से सारे स्टेट्स ने लागू किया। लेकिन व्यूअर्स को याद होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं ये नया वक्फ एक्ट जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया उसको वेस्ट बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी। ये कहा था, सबको याद होना चाहिए। बिहार इलेक्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वक्फ एक्ट को लागू नहीं करने देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये नेता तो नासमझ हैं और ये ज्यादातर बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इनके कौन से ऐसे सपोर्टर्स हैं जो इन नेताओं के दम पर, या इनका इकोसिस्टम जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है कथित रूप से, वो इसको कैसे प्रोपोगेट करता है कि नहीं साहब नहीं लागू होगा। मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी इसलिए आती है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पास किए हुए एक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। बड़ी बेसिक सी जानकारी। कुछ ऐसे होते हैं कि स्टेट्स पे डिपेंड करता है वो उसे लागू करें न करें। मैं लीगलिटी पे नहीं जाऊंगा। कॉन्क्रीट लिस्ट और बाकी लिस्ट, ये बड़े भारी भारी शब्द होते हैं, दर्शकों को ज्यादा बोझिल कर देते हैं, तो मैं बड़ी आसानी से बता रहा हूं। और दूसरा एक्ट होता है कि उसको कोई स्टेट की हैसियत नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से हैसियत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हैसियत नहीं है कि उसको लागू न कर सके। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऐसा ही था। बिना किसी शोर शराबे के इतने देर तक भाईजानों को टॉफी खिलाने के बाद, करीब आज 9वां दिन है और 5 तारीख का जब लास्ट डेडलाइन था कि आपको उम्मीद पोर्टल, अच्छा मैं इस नाम पर भी आऊंगा कि मोदी जी भावनाओं से भी खेलने वाले व्यक्ति हैं। खासतौर से अगर मामला अमित शाह के पास हो तो वो तो बिल्कुल भावनाओं से खेल जाते हैं। आप जरा नाम देखिए, उम्मीद पोर्टल। हमारे यहाँ कल्चरल जो बातचीत है, देशज की बातचीत है, उसमें कहा जाता है कि फलाने उम्मीद से हैं। उम्मीद बड़े अच्छे शब्द हैं, उनके कई अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो यहां पर भाईजान उम्मीद से थे। उम्मीद पोर्टल नाम है जहां पर इनको अपने वर्क की प्रॉपर्टीज को अपलोड करना था। 5 तारीख वो डेडलाइन खत्म हो गई। आज 6 दिसंबर, यानी कल आधी रात के बाद अब उसको अपलोड नहीं किया जा सकता था। वो डेडलाइन समाप्त हो गई। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको न सिर्फ लागू किया लगभग 1 दिन पहले 5 तारीख के, बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा कि बाई 5 दिसंबर सारे के सारे डेटास अपलोड कराना इंश्योर कर दो। क्योंकि आपको याद होगा दर्शकों कि उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और बहुत सारे स्टेट्स में या ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जो लोकल बॉडी होती है गवर्नमेंट की, उसका रिप्रेजेंटेशन होता ही होता है। ये कोई नया बात नहीं है। उस समय टीवी पर चीख चिल्लाहट मची थी, लेकिन उस समय भी स्थिति अजीब थी। अब देखिए, ये सबको पता है कि लगभग 8.72 लाख प्रॉपर्टी हैं। उनका कितना रकबा है ये भी सबको पता है। और स्थिति यह है कि बहुत से स्टेट में 50%, और अगर इन जनरल निकाल लिया जाए तो
33 या 35% के आसपास, क्योंकि अभी कल रात के आंकड़े हैं, तो अभी वो सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, लेकिन केवल 33 या 35 चलिए मान लेते हैं, 35% प्रॉपर्टी ही उम्मीद एक्ट पर अपलोड हो सके। अब सवाल ये होता है कि जिस वक्त को लेके मुतलवी मौलाना या पूरा मुस्लिम जगत या उसके मैनेजमेंट करने वाले या उसको ओन करने वाले या उसका उपयोग करने वाले, उसे एंजॉय करने वाले इतना सीरियस थे, इतने सीरियस थे कि मस्जिदों में आप सबको याद होगा QR कोड से स्कैन करके और उसकी डिटेलिंग और तमाम, मतलब दे वर सो सीरियस। अब 5 दिसंबर की जो टाइमलाइन दिया था, उनमें उन्होंने अपलोड क्यों नहीं किया? जी जान लगा देना चाहिए भाई, बड़ा सिंपल है कि जी जान लगा देना चाहिए ना भाई। लेकिन क्या जी जान लगाना नहीं चाहे या नहीं लगाया, या लगाने के बावजूद भी 65-70% प्रॉपर्टीज अपलोड नहीं हो पाई? ये 3 सवाल होते हैं। मैं नंबर बाय नंबर इसका जवाब आपको देता हूं। जी जान लगाया, नीचे का पसीना ऊपर कर लिया, एड़ी का पसीना सर पे कर लिया है। 24 घंटे में 26 घंटे ये कोशिश की कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपलोड कर दें। अपलोड नहीं कर पाए। और अपलोड क्यों नहीं कर पाए? इसका सारा जो राज है वो इन्हीं के एक नारे में, उनके इकोसिस्टम के एक नारे में छुपा हुआ है। हम कागज नहीं दिखाएंगे। याद है गायत्री जी आपको? दर्शकों याद कीजिएगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे। 65-75% जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वक्फ बाय यूजर हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे वक्फ की हुई प्रॉपर्टी हो, उनके पेपर्स नहीं हैं। और जब पेपर्स नहीं हैं तो उम्मीद पोर्टल पर जो प्रोफार्मा है, आपको रेवेन्यू के रिकॉर्ड लगाने हैं। आपको ये पेपर से सिद्ध करना है कि वक्फ बाय यूजर हो और चाहे वक्फ की गई जमीन हो, वो प्रॉपर्टी के पेपर यानी मालिकाना हक आपके पास हैं। लोगों को मैं याद दिलाऊंगा कि किस किस तरह के मालिकाना हक अमेंडमेंट में एक्सेप्ट किए जाने थे। एक तो वक्फ बाय यूजर अगर हैं तो उसकी कोई रजिस्टर्ड डीड हो गवर्नमेंट पे, रजिस्टर्ड, और उसको नोटिफाइड यानी पब्लिक नोटरी द्वारा नोटिफाइड एक रजिस्टर्ड डील हो, नहीं है। इन जो 65% या 70% जो अपलोड नहीं हो पाए हैं, मेरा दावा है, फिगर्स आने दीजिए, इसमें से मोर देन 50-60% जमीनें गवर्नमेंट की हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, PWD की है, ग्राम पंचायतों की जमीनें हैं, रेवेन्यूज की जमीनें हैं, पंचायतों की जमीनें हैं, राजस्व डिपार्टमेंट की जमीनें हैं, कहीं पार्क है, कहीं नगर निगम है, कहीं टाउन एरिया, कहीं ग्राम, इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। तो बट नेचुरल है कि इस तरह के अवैध इंक्रोचमेंट और अवैध तरीके से वहां वक्त को घोषित कर देना, वक्त की तरह उसको एंजॉय करना, उसके पेपर आपको कहां मिलेंगे? उनके पेपर इनके बड़के अब्बू के पास भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, सरकार भी खेल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट गए। इस देश में जुडिशरी की अपनी हरकतों के चलते, अब मैं ये डिस्क्लेमर भी नहीं देता और न देने की जरूरत समझता हूं कि हम इस देश की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। पहले हम लोग दिया करते थे, लेकिन मैं अब इसकी जरूरत नहीं समझता। इस जुडिशरी की अपनी हरकतों के चलते, इनके अपने व्यवहार के चलते, निश्चित तौर पर इनके बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, और वो गलत भी नहीं है। जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया, ये हुआ कि साहब आप देखिएगा इसको सुप्रीम कोर्ट उठा के पटक देगा और या कर देगा, वह कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। अंतिम तौर पे आपको मोहर बता रहा हूं कि जब इनके डिसमिस किया कि 5 दिसंबर की तारीख हम नहीं बढ़ाएंगे, आधार क्या था? ब्रेकिंग हम सबने पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे। सरकार ने जो अमेंडमेंट एक्ट लाया है नया वक्फ, उसको एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिक्शन ही नहीं है कि वो वक्फ के किसी भी डेट या उसके कानून के तहत जो भी नोटिफाई होगा उसको चैलेंज कर सकते या उसके खिलाफ कोई फैसला दे सके।
वरना आप मुझे बताइए कि सिंपल सी बात है, अगर कोई पेपर लेके जाए सुप्रीम कोर्ट और ये कहे कि साहब देखिए हम अभी भर नहीं पाए हैं, प्रॉपर्टीज ज्यादा है, हमने लैंड जिहाद करके बहुत बड़ी जमीनें अपने कब्जे में रखी हैं, तो हमारे पास नंबर्स ज्यादा हैं, हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, हमारे कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं और रिकॉर्ड ज्यादा हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को दे देना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है, मिल जाना चाहिए भाई। तरह तरह की सहूलियतें मिल जाती हैं, लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया? जुडिक्शन नहीं है। कारण उस अमेंडमेंट एक्ट में यह है कि सारा का सारा डिसीजन वो ट्रिब्यूनल्स के पास है, और ट्रिब्यूनल्स को, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को, उसके स्ट्रक्चर को आप अमेंड कर चुके हैं, बदल चुके हैं। वहां आपने एक अच्छा खासा डेमोक्रेटिक माहौल पैदा कर दिया है। तो अब देखिए इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दिया, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बदलाव इस देश में हो रहा है कानूनों की वजह से, और कितना फूल प्रूफ कानून और किस तरीके से प्रोविजन जब कर दिए जाते हैं तो उसका असर क्या होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया, और कहा कि चले जाओ ट्रिब्यूनल के पास। और दूसरी तरफ हमारे देश के कानून मंत्री, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक काम करिए, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं आप पे इंपोज करेंगे, आप 3 महीने में और टाइम ले लीजिए और कर लीजिए। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। अब आप समझ रही हैं कि कार्यपालिका और जुडिशरी, इन दोनों के बीच में क्लियर लाइन कैसे खींची जाए, दोनों एक दूसरे को इंक्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं ट्रिब्यूनल को कितना टाइम है। उस एक्ट में साफ प्रोविजन है कि ट्रिब्यूनल 6 महीने का मैक्सिमम टाइम दे सकता है, 6 मंथ। 6 महीने के बाद ट्रिब्यूनल भी कोई टाइम नहीं दे सकता है, और 6 महीने छोड़ दीजिए, 6 जन्म में इनके पास मोर देन 60% पेपर्स नहीं निकलेंगे, ये कागज नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कागज नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक इस प्रोविजन से कि आपको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है, गायत्री जी, इस देश में अवैध रूप से काबिज, लैंड जिहाद करके काबिज 8.72 जो लैंड है उसका 50% ऑटोमेटिकली वक्फ के कब्जे से बाहर हो रहा है। आगे मैं बताऊंगा कि वो बाहर होने के बाद कहां जाएगा। जी, आपने कहा ट्रिब्यूनल को 6 महीने से ज्यादा का टाइम ना देने का वो है, तो ट्रिब्यूनल की लाइफ कितनी है? ट्रिब्यूनल की लाइफ लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? क्योंकि हमारे यहाँ तारीख पे तारीख पे तारीख का एक प्रावधान था। जी, ट्रिब्यूनल के आपने पूछा कि ट्रिब्यूनल कितने दिन का है, कितने समय का है? क्या ये भी हाँ मैं ऑटोमेटिकली? बता रहा हूं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, परमानेंट है, ट्रिब्यूनल परमानेंट है। जब तक वक्फ है, जब तक वक्फ बोर्ड है, तब तक ट्रिब्यूनल है, इसलिए ट्रिब्यूनल परमानेंट है। उसको 6 मंथ से ज्यादा टाइम देने का अधिकार नहीं है इस कानून में, और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, ये आप समझिए। इसलिए मैक्सिमम अगर ट्रिब्यूनल 3 महीना तो सरकार ने रिलैक्स किया है, और ट्रिब्यूनल भी कोई सेंट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है, ये भी जान लीजिए। अभी एक मामले में पंजाब वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसने 6 महीने का टाइम दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का टाइम दिया है। अब इनके पास रास्ता क्या है, जितने भी मुतलविज हैं वो अपने अपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है हमारे पास मत आओ, तुम्हारा केस हम खारिज करते हैं, ट्रिब्यूनल्स के पास जाओ। अच्छा, ट्रिब्यूनल्स क्या है? हर स्टेट के अलग अलग ट्रिब्यूनल है, कोई सेंट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है। यानी जिस स्टेट के मुतलवी मौलाना है उनको जाना होगा अपने अपने स्टेट ट्रिब्यूनल्स के पास। कल डेडलाइन खत्म हुई है। आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, अगले 1 से लेके 2 दिन पंजाब सबसे पहले गया है, पंजाब को 6 महीने का टाइम मिल गया। मैं कह रहा हूं ट्रिब्यूनल 6 मंथ अपना मैक्सिमम टाइम वो दे दें। अब जरा लीगलिटी समझिए, चूंकि सारे स्टेट्स ट्रिब्यूनल के पास अभी मुतलविज नहीं पहुंचे हैं अपने केस लेके, इसलिए ऑन पेपर अभी उन्होंने दिया नहीं है। कल रात 12 बजे तक का समय था, यानी आज इस समय वर्किंग आवर जो चल रहा है उसमें अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना। मैं कहता हूं कि मान लो सारे ट्रिब्यूनल 6 मंथ का दे दें मैक्सिमम जो उनके पास पावर है, और मेरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि दे भी दो, पूरा 6 महीना दे दो आप।
तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इन्होंने किरण रिजिजू जी के डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा भाई 3 महीने हम कोई पीनल चार्जेस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक आप इसको अपलोड कर लो। उस बीच में ट्रिब्यूनल इनको मान लो 6 महीने का पूरा टाइम भी दे देता है, फिर भी मैं दावा कर रहा हूं कि ये 100% नहीं अपलोड कर पाएंगे। मोर देन 60%, 5-10% ये और अपलोड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 50% लैंड इनके कब्जे से बाहर जाने वाली है। वो 50% कौन है, अगर आप कहो तो उसकी डिटेलिंग कर दूं। जी जी सर। ये जो 50% है गायत्री जी, इसमें मोर देन 80% लैंड गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है। कहीं ये नदियों की हैं, नदियों की बेसिन्स हैं, वो जमीनें हैं, किनारों की जमीनें हैं, नगर पालिका की जमीनें हैं, जैसे मैंने अभी कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनें हैं, ग्राम पंचायतों की हैं, तो वो उनको वापस चली जाएंगी। 20% के आसपास ऐसी जमीनें हैं जो प्राइवेट काश्तकारों की हैं, हमारी आपकी हैं, जिनके कई इनकी हैं, एजुकेशनल सोसाइटीज की जमीनें हैं, कई स्कूल्स को इन्होंने वक्फ कर दिया है, कई मंदिरों को, कई धर्मशालाओं को, कई लोगों की अपनी ओन प्रॉपर्टीज को इन्होंने कर दिया है। वो भी पेपर इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही छूट है, या तो आपके नाम बैनामा हो या रजिस्टर्ड डीड हो कि अवनीश पीएन शर्मा ने अपने फलाने जमीन आपको दी, वक्फ किया, वक्फ उस पर काबिज है, वक्फ बाय यूजर है, और उसकी एक डीड स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के साथ ऐसी कोई डीड रजिस्टर्ड हो नहीं सकती, इसलिए 80% गवर्नमेंट की जमीनें हैं, 20% प्राइवेट लैंड ओनर्स की जमीनें हैं। कहीं स्कूल है, कहीं मंदिर है, कहीं किसी का घर है, कहीं किसी का कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, वो सारी इन्होंने कब्जा की हुई है। तो 80% जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा हाँ साहब ये खसरा नंबर है, ये हमारा है, इनके पास कोई कागज है नहीं, उम्मीद पर अपलोड होगा नहीं, ट्राइब्यूनल्स के दायरे से वो बाहर हो जाएगा, वो हो जाएगी फ्री लैंड, और जब फ्री लैंड हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो वापस हो जाएगी उस कंसर्न डिपार्टमेंट को। जो प्राइवेट लैंड्स हैं, मेरा कागज है, मैं अपना कागज दिखा दूंगा कि ये मेरी है, मौलाना के पास कागज नहीं है, मौलाना कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं होने की वजह से अपलोड नहीं होगा। जैसे ही उम्मीद पर अपलोड नहीं होगा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी, मैं राजस्व विभाग में जाऊंगा, अपने कागज निकालूंगा, मैं प्रॉपर्टी पे क्लेम करूंगा, मौलाना का क्लेम नहीं रह जाएगा, ट्रिब्यूनल के दायरे से वो लैंड बाहर आ जाएगी, वो लैंड मेरे पास आएगी। एक एक्ट से 50%, मैं आज कह रहा हूं 50% लैंड इस अवैध लैंड जिहादी के कब्जे से बाहर जा रही है। उसका रास्ता आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये सारा का सारा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो जाता। अब एक डेवलपमेंट मैं और बता दूं आपको, आज जो है सुबह सुबह ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। थोड़ा मुस्कुराइए, इस लाचारी पर, इस बेबसी पर मुस्कुराइए, क्योंकि इस देश ने बहुत बड़ा दंश झेला है इन अवैध लैंड जिहादियों से। आज मध्य प्रदेश एमपी के मुतल्लवी ने इसको चैलेंज किया है, और चैलेंज क्या किया, हाथ जोड़ के, और कहा है कि साहब ऐसा है कि ये जो उम्मीद वाला पोर्टल का फॉर्म है ना, इसमें बहुत सारे कागज मांगे जा रहे हैं, और इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत है। जैसे कि किसी भी पोर्टल के खिलाफ एक शिकायत होती है कि साहब वो लिंक उसका ब्रेक कर जा रहा है और साइट बड़ी स्लो चल रही है। जैसे हम लोग आईआरसीटीसी पे भी कराते तो कहते हैं अरे अरे वो आईआरसीटीसी की साइट बड़ी स्लो चल रही है। इस तरह की बड़ी मासूम शिकायत लेकर पहला केस कल डेडलाइन खत्म होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा, जब डेडलाइन बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया। और मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा डिसीजन, अब मैं बता रहा हूं कि इनको कोर्ट से कितनी राहत हासिल होगी। डेडलाइन बढ़ाने पर एक एग्जांपल आपके सामने है, नहीं मिली, ऐसे मामलों में भी मैक्सिमम मैं कहता हूं, कल्पना कर लीजिए क्या होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को एक एडवाइजरी जारी करेंगे, कहेंगे साहब ऐसा है, जरा 2-4 अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर लगा लो, जरा अपनी साइट को अच्छा बना लो, उसकी जरा स्पेस वगैरह ज्यादा करा दो। गुड, ये तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अब एक क्रोनोलॉजी जरा बताता हूं आपको।
मौलाना मदनी को अचानक सपना आया कि जब बहुत सताए जाएंगे तो हम जिहाद करेंगे? ये सपना आया उसे? नहीं, ये इसका साइड इफेक्ट है। आप जरा इस क्रोनोलॉजी को पढ़िए। 5 तड़प तारीख की तड़प डेडलाइन, आह निकलती रही, ये उसी का साइड 5 इफेक्ट। तारीख की डेडलाइन नजदीक आती जा रही थी। अवैध कब्जेदारों को, लैंड जिहादियों को यह पता था कि हमारे पास कागज नहीं है। कागज नहीं है, वहीं से ये नारा उपजा कि कागज नहीं दिखाएंगे, वरना होता है तो तुरंत दिखा देते हैं। हम कागज नहीं दिखाएंगे वाली मानसिकता क्यों आई? और तब मौलाना मदनी से ये इनिशिएट किया गया। और क्या क्या कहा था मौलाना मदनी ने? उसने कहा कि आप लोगों ने जिहाद शब्द को बड़ा बदनाम कर दिया। ठीक, चलिए, ये तो हमारी सफलता है कि हमने जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया, अगर हम तुम्हारी मान लेते हैं, क्योंकि तुम 6 इंच छोटा करने की बात करते हो। अब तुम कहते हो कि नहीं साहब, जिहाद का मतलब जरा बड़ा पवित्र होता है। चलो, हम तुम्हारी वो भी बात मानते हैं। 2 तरह के जिहाद होता है। एक होता है इंटरनल जिहाद, खुद का आत्म साक्षात्कार करना, तो वो तो तुम कितना करते हो 5 वक्त, वो तुम जानो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन एक जिहाद जो बाहर करते हो, उससे हमारा सरोकार है, क्योंकि राजस्थान की घटना होती है, जगह जगह तुम सरकलम करते हो, उसे भारत में नहीं पूरे विश्व में करते हो भाई। तो हमारा उस जिहाद को हमने स्टैब्लिश किया, और तुम्हें बिलबिला के ये कहना पड़ रहा है कि आपने हमारे जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया। हाँ, जो बदनाम होने लायक है उसको बदनाम किया। हम तुम्हारी मस्जिद में घुस के आत्म साक्षात्कार करने वाले जिहाद की तो नहीं बात की है ना। लेकिन जरा फिर उसके शब्द को पकड़िएगा, मदनी ने कहा क्या? मदनी ने कहा, आप कहते हैं हम थूक जिहाद करते हैं, आप कहते हैं हम लैंड जिहाद करते हैं, आप कहते हैं हम लव जिहाद करते हैं। मियां, ये 5 तारीख बीत रही थी और लैंड जिहाद तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, पेपर नहीं हो पा रहे थे। तुम्हें पता था कि हमारे लैंड जिहाद का पूरा नकाब उतर चुका है। 50% जमीन जो हमने लैंड जिहाद करके हासिल की थी, वो वापस जा रही है हमारे कब्जे से। इसलिए तुमने कहा कि हमें थूक जिहाद पर बदनाम करते हैं, हमें लैंड जिहाद पर बदनाम करते हैं, हमें लव जिहाद पे बदनाम करते हैं। अब क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद सपा पार्टी का एक सांसद जाके संसद में कहता है कि हमें दीवार से लगा दोगे तो हम जिहाद करेंगे। ये सारी चीजें बड़े आराम से, बिना हल्ला किए, 50% लैंड जिहाद से भारत मुक्त होने जा रहा था, जा रहा है धीरे धीरे आगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल रात को डेडलाइन बीती और आज हो गया। आप सोचिए, आजादी के बाद से अब तक कब्जा किए गए इन जमीनों को, मैं एक टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन 50% इनके लैंड जिहाद के कब्जे से बाहर हो रहा है, उसके रास्ते खुल चुके हैं। और एक्सट्रीम नेगेटिव गवर्नमेंट लाइक ममता बनर्जी भी इसे रोक नहीं पा रही हैं, उन्हें भी लागू करना पड़ा। तेजस्वी ने अगर इलेक्शन के दौरान कहा कि हम इसको नहीं लागू करेंगे, जनता ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि ये अब कुछ कर सके, सत्ता से बाहर कर दिया। और अब पूरे सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस ऐसे फूल प्रूफ कानून के सामने सिर्फ ये कह सकता है कि आप ट्राइब्यूनल के पास जाओ, हम डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसे कहते हैं 100% गारंटी के साथ काम करना। और ये वक्फ बोर्ड के एक उदाहरण ने भारत के सामने रख दिया है, और वही बिलबिलाहट है कि आपको अब जिहाद जिहाद सुनाई दे रहा है। जी, फैंटास्टिक सर। ये ममता बनर्जी ने घुटने कैसे टेक दिए? मुझे तेजस्वी का तो समझ में आता है, वो तो सत्ता में ही नहीं आ पाए बेचारे। वैसे नहीं कर सकती। एक आपको उदाहरण याद होगा जब इन्होंने अपने कई भाषणों में कहा था कि हम कुछ दुकानों को फ्री कर देंगे, मतलब वो उनको जमीनों का अधिकार दे देंगे। इस तरीके के बयान बहुत वायरल हुए नहीं कर थे। सकती, नहीं कर तो जब सकती। उन जमीनों का ब्यौरा हम बहुत सारे लोगों ने, थैंक्स टू सोशल मीडिया वॉरियर्स, लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं बट हैट्स ऑफ, सलाम है ऐसे लोगों को, दंडवत प्रणाम है। जब डिटेल्स निकाले, आपको पता है वो जो दुकानों की ये बात कर रहे थे, 100-150 दुकानों की, कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज में, वो सारी दुकानें वक्फ के नीचे की दुकानें थी, कब्जियाई हुई दुकानें थी। तो तेजस्वी तो मुफ्त का माल बांट रहे थे। तो ठीक है, ममता ममता ने कैसे घुटने टेके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे वो हेल्पलेस कैसे हो नहीं, मैं गई? बता वो रहा हूं, तो उनके घुटनों का इलाज है, उनके घुटनों का इलाज किया गया है इस एक्ट में। स्टेट गवर्नमेंट की हैसियत नहीं है, सरेंडर किया ममता ने, और उसके और बाद उनके पास सांस नहीं ले रही हैं।
वायलेंस का तो उनके पास पूरा पूरा वो रहता है हमेशा कि भाई हम तो उतर आएंगे जमीन पर। वो नहीं करा सकती, एसआईआर चल रहा है। अगर उन्होंने सड़क पर हिंसा कराई तो इलेक्शन कमीशन सीधे प्रेसिडेंट को अप्रोच करेगा और कहेगा कि हम एक संवैधानिक काम कर रहे हैं और सड़क पर हिंसा फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर एसआईआर भी राष्ट्रपति शासन के दौरान होगा और इलेक्शन भी राष्ट्रपति शासन के दौरान होगा। ममता बनर्जी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, दर्शकों आप भी सुनिएगा। जबानी जमा खर्च, मुंह से डायलॉग, ये अलग इशू होता है। न सिर्फ उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट को अपने यहां लागू किया, न सिर्फ लागू किया, डीएम्स को बोला कि भाई जल्दी जल्दी इंश्योर कर, भर जाए। जो स्थिति सारी जगह की है, यूपी में आप सोचिए 50% बाकी है, नहीं अपलोड हो पाया। बंगाल में 78% नहीं अपलोड हो पाया। और ग्राउंड पर एसआईआर का वो विरोध केवल मुंह से कर रही हैं, ग्राउंड पर तृणमूल के वर्कर्स भी बीएलओ के साथ लग के, और उन्हें क्लियर कट मैसेज है कि जितने मैक्सिमम सीरियसली एसआईआर करा सकते हो एसआईआर कराओ। और एक चीज और, आज 6 दिसंबर है और हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको टीएमसी ने सस्पेंड किया है ना, ममता बनर्जी ने सस्पेंड क्यों किया है? हालांकि ये ममता बनर्जी का डबल गेम है। वो बंगाल के हिंदुओं को ये मैसेज दे रही हैं कि हम इस तरह की कोई चीज नहीं होने देना चाहते। दरअसल ये सारा डर, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि ममता बनर्जी अपने एक विधायक को, और वो भी मुसलमान विधायक को, सस्पेंड करेंगी पार्टी से? नहीं कर सकता था। ये एसआईआर की कृपा है। 7 करोड़ 66 लाख मतदाता हैं बंगाल में, और जो मार्जिन है पिछले विधानसभा चुनाव की फिगर उठा के देख लीजिए, केवल 7 से 7.5 लाख वोट्स का मार्जिन है। एसआईआर उस गैप को पूरा कर चुका है। ममता बनर्जी आगे आने वाली विधानसभा चुनाव बंगाल में हार चुकी हैं सिर्फ एसआईआर की बदौलत। यही वजह है कि उन्होंने केवल हिंदुओं के साथ एक फिर धोखाबाजी करने की कोशिश की है, हुमायूं कबीर को सस्पेंड करके। ये उनका मिली भगत है। और मैं साफ कह रहा हूं कि बाबर से प्यार है ममता बनर्जी को, और उन्होंने हुमायूं कबीर को, ममता बनर्जी ने अपना मीर बांकी बनाया है। मिली भगत है। हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है वेस्ट बंगाल में। ये ममता बनर्जी का डबल गेम है। और रही बात कानूनों को, और रही बात घुटने पे टेकने की, ममता बनर्जी के आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। अगर वो एसआईआर होने देती हैं तो चूहे जिस तरीके से लगातार भगे हैं वो भागते हुए आपको और नजर आएंगे। उनका जो फर्जी वोट बैंक, जिसमें वो किसी अवनीश मजलूम को चुपचाप अपने घर टीएमसी के गुंडों से कह देती कि वोटिंग के दिन तुम बाहर नहीं निकलना, और कोई अब्दुल जो बांग्लादेश वाला है वो जाके वोट डाल के चला आता था। लोग कहेंगे कि साहब सेंट्रल फोर्सेज वहां होती थी, 100 मीटर में होती है ना। और सेंट्रल फोर्सेज का काम जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन वोटर की पहचान करना नहीं होता, केवल और केवल सिक्योरिटी देखना होता है। वोटर की पहचान कौन करता है? 5-6 टीम होती है, प्रिजाइडिंग अफसर, उसके बाद पोलिंग अफसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, पोलिंग अफसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्रिजाइडिंग अफसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट किसके एम्प्लॉय होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। वो अब्दुल के हाथ में अवनीश का पर्चा देखता है बेचारा, एक मतदान अधिकारी तृतीय यानी पोलिंग अफसर थर्ड, जो कि या तो कोई 4th क्लास एम्प्लॉय होता है, या कोई क्लर्क होता है, या कोई टीचर होता है। उसकी हैसियत है कि टीएमसी के गुंडों के सामने वो कह दे कि नहीं ये तो अब्दुल नहीं है, ये तो अब्दुल है और अवनीश नहीं है। वो एसआईआर ने खत्म कर दिया है। दूसरा, एसआईआर के पॉजिटिव रिजल्ट जो बिहार में आए हैं उसने जो मतदाता है उसकी उम्मीद बढ़ा दी है, और केवल 7.5 लाख वोट का डिफरेंस है। आप पिछला विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए। इसलिए ममता बनर्जी ऑलरेडी हार चुकी है। और इसीलिए राम के नाम पर उछलने वाली, पूजा पांडालों को बैन करने वाली, प्रतिमाओं के विसर्जन का समय तय करने वाली ममता बनर्जी आज हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर रही। ये ड्रामा है उनका, ये केवल पोजीशनिंग है। और रही दीदी कंट्रोल में नहीं आती, साहब बड़े बड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। आप शांति से कानून बना दीजिए। इसीलिए मैं 2 चीज कहता हूं, अपनी अंतिम बात कह रहा हूं।
हम करोड़ों मतदाता 2014 से, इसीलिए गायत्री जी 2014 से भारत में जो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन है उसे मैं कभी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं बोलता हूं। मैं उसे बोलता हूं हमने, आपने और करोड़ों भारतीय मतदाताओं ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया है 2014 से। और किसकी बदौलत किया है? इन दो उंगलियों की बदौलत किया है। एक पर हम लोकतंत्र की सही लगाते हैं, दूसरे से ईवीएम का बटन दबाते हैं, और उससे ये क्रांति है और उसका नतीजा आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए सत्ता की निरंतरता बहुत आवश्यक है। और जब सत्ता इस तरह की होती है, हमारी उंगलियों की ताकत से राष्ट्रवादी सत्ता होती है, तो वो ऐसे मजे हुए कानून बनाती है कि मतलब भाईजानों के क्या दर्द हो रहा है और शरीर के किन किन अंग प्रत्यंगों में दर्द हो रहा है, ये आप अगर देखना हो तो जहां वो उम्मीद से हैं, यानी इस देश के सबसे बड़े लैंड जिहादी वक्त पर, वहां पर जाके देख लीजिए। ये दर्द अभी रिस रिस के सामने आएगा। एक हफ्ता और प्रतीक्षा कीजिए, ये हाथ जोड़ते नजर आएंगे। और 6 महीने अगर सारे ट्राइब्यूनल्स, और मैं कह रहा हूं कि सारे ट्राइब्यूनल्स स्टेट वो 6 महीना दे दो, 6 महीने से देना आपके अख्तियार में नहीं है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। आपको ये भी बता दूं, ये इतना कड़ा और फुल प्रूफ कानून बना हुआ है। मालूम है आपको, अगर मोदी जी भी चाह लें कि अब्दुल भाई को 6 महीने से थोड़ा ज्यादा समय दे दें, तो इसके प्रोविजंस में जाइएगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अमेंडमेंट लाना पड़ेगा 6 महीने से बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये पहले ही हमने देख लिया। इसलिए दो उंगलियों से बनी सरकार ऐसे कानून बनाती है, और सड़क पर दंगा करने वाले दंगा चाह कर भी नहीं कर पाते। ऊह करते हैं कि अब हमें दीवार से सटा दिया है तो हम जिहाद करेंगे, और खुद कबूल न है कि हम किस तरह के जिहाद करते हैं। लैंड जिहाद, तूक जिहाद, लव जिहाद, दिस जिहाद, दैट जिहाद। और हमारी सफलता है कि हमने इनके जिहाद के असली रूप को इस कदर एक्सपोज किया है कि मौलाना मदनी कराहते हुए कहता है कि आपने हमारे जिहाद को बदनाम कर दिया है। तो इसलिए मुस्कुराइए कि आप राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक उत्थान के काल में हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, ये जो जमीनें वापस आ रही हैं, जैसे 50% 60% जो आप कह रहे हैं, ये किस काम में आएंगी, किसके उसमें जाएंगी, किसके कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जाएंगी? मैंने आपको डिटेल बताया, जिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को लाए करेगी, अगर वो फॉरेस्ट की जमीन हो, फॉरेस्ट पे चली जाएगी, वहां हरी पौधारोपण होगा। अगर वो नगर निगम की जमीन है, वहां चली जाएगी, अच्छा खासा पार्क बनेगा। आप याद कीजिए, अकबर नगर उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा था, वो कब्जा हटाया गया। और आप तो लखनऊ को बेहतर जानती हैं, और किसी से तस्वीर मंगा लीजिए कि क्या शानदार पार्क बना है, गजब की हरियाली है। वाह योगी जी वाह। कुकरेल नाला अब नाला नहीं रहा, शानदार। तो जो ग्राम पंचायत की है तो ग्राम पंचायत को वापस चली जाएगी, नगर निगम की है नगर निगम को वापस चली जाएगी, पीडब्ल्यूडी की है उसको वापस चली जाएगी। तो ये तो उनके, और फिर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो जो काम करते हैं अपनी जमीनों पर, वो काम करेंगे। अगर पंचायत के पास जाएगी, पंचायत वहां डिसीजन लेगी बैठ के क्या करना है। वहां पर उसको विकास भवन बनाना है, पंचायत घर बनाना है, या किसी गरीब के हक में अलाट कर देना है उसको पट्टे पर, ये तो वो डिसीजन लेगी। इसमें केवल लैंड थोड़ी ना है, इसमें तालाब हैं, इसमें कुएं हैं, उसमें बाउलियां हैं। भाई संभल में ये सारा निकला था, वो क्या था? इनका तो हर इस्टेब्लिशमेंट वक्फ का है ना। तो हमारे तो 22 कुएं मिल गए हैं। अब वो 22 कुएं किसके हैं? हिंदुओं के हैं। तो वहां पर उस ट्रस्ट का, वो हरिहर मंदिर का है। तो जिस तरीके से प्राइवेट है किसी संस्था का, भी मैंने मंदिर का भी नाम लिया था, तो आप देखिए हरिहर मंदिर के पास 22 कुएं वापस। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, नगर निगम की है, या किसी की है, उनके पास वापस। अगर अवनीश और गायत्री जी की है तो उनके पास वापस। वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि हम सबके पास कागज है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अपने लैंड का कागज है, मौलाना के पास नहीं है। इसलिए 5 दिसंबर की मध्य रात तक वो अपलोड नहीं कर पाया। उम्मीद से था लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। सो सॉरी मौलाना। सो सॉरी मौलाना। ये सॉरी सर, आपको उम्मीद हुआ इतना बड़ा यूज तो उसकी बहुत सारी मीनिंग्स है। यहाँ देखिए, नाम रखने में कितनी बदमाशियां होती। ये किसने रखा है? शाहजी ने रखवाया नाम? आई वुड लाइक टू मीट दैट ऑफिसर। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूल, हाँ, सीए एनआरसी की ये बैकडोर एंट्री नहीं लग रही है आपको काफी हद तक, स्लोली एंड ग्रेजुअली?
आपने आपने ऐसी गायत्री जी, आपने ऐसी जगह छेड़ दिया है कि 1 मिनट दीजिएगा, ये बताना बड़ा जरूरी है। क्रोनोलॉजी फिर मोटा भाई का लैंग्वेज लेता हूं। क्रोनोलॉजी एक बार फिर समझिएगा। आपने एसआईआर शुरू किया, एसआईआर हो रहा है। पहले आपने क्या किया, बिहार में एसआईआर कराया, महाराष्ट्र में कराया, और उसके बाद जब आपको पैन इंडिया कराना था तो आपने फिर एक सैंपल साइज चुना बड़ा, बिहार का, जो पॉलिटिकली सबसे जागृत स्टेट में से एक है। आपने वहां सक्सेसफुली एसआईआर कराया, यानी आपने मतदाता सूची का 100% शुद्धिकरण किया, पवित्रीकरण किया, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट यानी टॉप कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी निगहबानी में किया, उसकी सहमति से किया, उसकी इच्छा अनुसार किया। वो लगातार कहता रहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। सहूलियत लेते देते किया। पहले आपने आधार को नहीं इंक्लूड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, आधार को भी मान लो। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप नहीं डिसाइड करना था, सही वोटर है कि नहीं है ये डिसाइड करना था। अच्छा, एसआईआर आपने किया। एसआईआर से क्या हुआ, अब आपके पास 100% शुद्ध मतदाता सूची होगी। बिहार का हो गया, 12 स्टेट में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम पैन इंडिया कराएंगे, यानी ये 12 स्टेट में खत्म होगा, बाकी स्टेट में होगा। यानी कि 2 से या 2.5 चरणों में आप मान के चलिए कि पूरे भारत में एसआईआर हो जाएगा, राइट। आपके पास 100% करंट वोटर लिस्ट आ गई। अब आपको याद रखना चाहिए कि ये साल 2025 चल रहा है, और 2025 से लेके 2026 के आधे यानी 26.5 में, इसके बीच में परसीमन ड्यू है। मोदी जी सेंट्रल विस्टा में पहले ही 900 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बैठाने के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। अब परसीमन किस बेस पे होता है? परसीमन का मतलब दर्शकों को बता दें, परसीमन यानी नई नई लोकसभाएं बनेंगी। अच्छा, लोकसभा का जब नंबर डिसाइड होता है कि कितनी लोकसभाएं और बनेंगी, तो वो आबादी के लिहाज से नहीं, वोटर की आबादी के लिहाज से, नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं उनकी। और उसमें क्या होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं होता। आप ध्यान देते होंगे कि कई बार एक ही लोकसभा में 3-3 जिले शामिल होते हैं। यानी पहले आपने वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया, अब अगला नंबर आ रहा है परसीमन का। इसी वोटर लिस्ट पर नंबर ऑफ परसीमन के वो नंबर्स डिसाइड होंगे। लोकसभाएं बढ़ेंगी, कहीं घटेंगी, ये अलग विषय है। गायत्री जी, आप मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको प्रणाम। याद कीजिए 33% महिला रिजर्वेशन भी अब ड्यू होने जा रहा है, यानी परसीमन के आगे वो आ जाएगा। जब आप परसीमन करेंगी, नंबर ऑफ लोकसभा बढ़ जाएंगी, 900 के आसपास हो जाएंगी, तब 33% रिजर्वेशन आ जाएगा। और उसके बाद एसआईआर को मैं हमेशा मिनी एनआरसी कहता हूं, फिर कंप्लीट एनआरसी आएगी। तो ये तो वहीं जा रहा है, सब कुछ वहीं जा रहा है। कागज दिखाने पड़ेंगे क्या? सारे कागज कूद कूद के दिखा रहे हैं एसआईआर में। आप सोचिए, एसआईआर में कागज कूद कूद के दिखा रहे हैं, और वक्त में 50% 70% कागज गायब हैं। ये क्या कहता है, जहां अवैध हो वो गायब है। और तीसरी चीज, ममता बनर्जी के बंगाल में एसआईआर हो रहा है, चूहे भाग रहे हैं अपने आप। जिनको आप तमन्ना पाले थे कि इनको कब भगाया जाएगा, वो खुद भाग रहे हैं। 24 परगना और मुर्शिदाबाद के बॉर्डर से आप देखिए भाग रहे हैं। तो साहब, इसी के साथ एक चीज और, आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो 15 अगस्त को पिछली बार बोले हैं कि डेमोग्राफी बिगाड़ी गई है, उसको सुधारने के लिए हम टाइम बाउंड टास्क बेस्ड प्रोग्राम चला रहे हैं। साहब, इतने सारे, जब आप अपने घर को, अपने समाज को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज को बचाना चाहते हैं चूहों से, तो आप बाड़े लगाते हैं, उसके बाद आप पानी की नालियां बनाते हैं, फिर आप तरह तरह के जहर वाली पुड़िया भी रखते हैं, फिर आप चूहेदानी भी लगाते हैं। योगी अगर हैं तो एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो आप डिटेंशन कैंप भी बनाते हैं, आप मदरसों की सघन चेकिंग भी करते हैं, आप प्रॉपर्टियों का वेरिफिकेशन भी करते हैं। ये वो महाजाल है जो चारों तरफ से चल रहा है, और तब आपको अंतिम रिजल्ट मिलता है। जी। 2026
तक बहुत बड़े लेवल तक की सफाई चल रही है। ये मुझे लगता है अरे अगले इलेक्शन मैं तो आपको अभी से बधाई दूंगा, परसिमन हो जाने के बाद जब 33% रिजर्वेशन आ जाए महिलाओं का, तो आप किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी ये बताइएगा दर्शकों को, और मैं चाहूंगा, मैं प्रचार करने आऊंगा। आपके मुंह में गीत शक्कर, आपके मुंह में सरस्वती, मैं यही कहूंगी। आप लोगों का आशीर्वाद है, बाकी तो जिस भी पद पर रहेंगे, जिस भी जगह रहेंगे, दर्शकों इनके लिए लोकसभा क्षेत्र डिसाइड कीजिए। थैंक यू सो मच अवनीश सर, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अवनीश सर इज रनिंग अ फैंटास्टिक चैनल प्रारब्ध के नाम से, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम।